नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है आप सभी का दिलचस्प कहानियों के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां आप सुनते हैं हर दिन नई नई प्रेरक कहानियां। दोस्तों, आइए कहानियों के इसी खूबसूरत सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। ये कहानी है बनवारी पारिक की जिंदगी के बारे में। राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले बनवारी पारिक आज पेशे से एक चार्टेड अकाउंटेंट है। दोस्तों, बचपन में ही इन्होंने सीए बनने का फैसला कर लिया था और अपने इसी सपने के साथ ये बड़े हुए। अपने गृह नगर से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और फिर अपने सपनों के साथ जोधपुर शहर में कदम रखा और वहीं से सीए की पढ़ाई पूरी की। दोस्तों, ये एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपने सपनों का लगातार पीछा किया और उसे साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे। अपनी इस पूरी जर्नी के बीच इन्होंने असफलता का स्वाद भी चखा, लेकिन हमेशा सफलता का हाथ थामे रखा और आखिरकार अंत में ये सफल हुए। जी हाँ, एक दिन वो पल आ ही गया जब ये अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब रहे। ये सीए बन गए और सीए बनने के बाद भी मेहनत करना जारी रखा और आज जीवन में ये बेहतरीन मुकाम हासिल किया। दोस्तों, इनकी जिंदगी से जुड़े ऐसे कई दिलचस्प किस्से हैं, अनुभव हैं, जिनके बारे में जानने के लिए आइए अब हम सीधा मिलते हैं इनसे और इनकी सफलता की ये प्रेरक कहानी सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। जी, मेरा नाम बनवारी पारिक है और बाय प्रोफेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरी मेरा जो होम टाउन है राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में रताऊ नाम की एक जगह है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग मेरे होम टाउन से कंप्लीट की है। आफ्टर दैट आई मूव टू कुचामन सिटी फॉर हायर एजुकेशन एंड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एजुकेशन मैंने जोधपुर से सीए की पढ़ाई की है। मेरी फैमिली में फादर है जो कि बिजनेस करते हैं एफएमसीजी का। मदर हाउस वाइफ है। मेरे सिस्टर है, छोटे सिस्टर, वो हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है एंड मेरी वाइफ भी हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर रही है। बात है प्राइमरी एजुकेशन की, तो प्राइमरी एजुकेशन मैंने अपने होम टाउन से कंप्लीट की है और जो मेरा बैकग्राउंड रहा है इतना एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है। तो मैंने जो सीए करने का डिसाइड किया था वो क्लास 6 से डिसाइड किया था। क्लास 6 में अपने फादर के साथ बैठ के डिस्कशन हो रहा था, तो वहाँ पे पापा ने बताया था कि सीए क्या होता है। जैसे अपन एक छोटे बच्चे को समझा रहे होते हैं, वैसे उन्होंने भी मेरे को बताया था सीए क्या होता है। तो वहाँ से उस बात से इंस्पायर होके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का डिसीजन लिया था कि नहीं, अपन सीए करेंगे। तो फिर जर्नी स्टार्ट रही, सीए का चलता रहा और कोई ऐसा गाइडलाइन भी नहीं थी कि करना कैसे है। तो फिर एजुकेशन के लिए मैंने कुचामन सिटी को चूज किया। कुचामन से मैं 12th पास आउट हुआ। 12th के बाद मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी एजुकेशन के लिए जोधपुर को चूज किया। तो वहां से मैं अपने एक फ्रेंड के साथ गया था, सचिन पारिक है। तो फिर मैंने जोधपुर में अपना सीए का फर्स्ट एग्जाम, जो फाउंडेशन एग्जाम होता है, वो क्लियर किया था। उसके बाद सीए का इंटरमीडिएट एग्जाम होता है। वहां पे अगर मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा हार्डवर्क किया था तो वही 12 सीपीटी और आईपीसीसी। वैसे सीए फाइनल भी है, पर जो इनिशियल हार्डवर्क स्टार्ट हुआ था वो 12 सीपीटी और आईपीसीसी में बहुत ज्यादा किया था। फिर आईपीसीसी का एक दौर था जहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत दूर पास किए थे एंड देन सीए फाइनल, आर्टिकल 6, वो सारा एक फेज था। और जो सीए फाइनल की जर्नी है उसमें असफलताएं और सफलताओं दोनों का मिक्सअप कॉम्बिनेशन था। वहाँ पे सफलताएं भी थी और असफलताओं को भी देखा था। तो वहाँ पे एक बार मैं फेल भी हुआ था, तो उसको रिकवर समहाउ कर लिया था कि जैसे तैसे उसको रिकवर करके नेक्स्ट स्टेप पे चले गए। और जो सीए फाइनल का एग्जाम मैंने पास किया था नवंबर 20 बैच में मैं पास हुआ था सीए फाइनल। और वो एक पीरियड था सीए फाइनल की जो प्रिपरेशन हो रही थी, तो पीरियड ये था कि मार्च 20 में कोविड पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन चल रहा था। मार्च 20 से नवंबर 20 तक एक वो था कि पूरा एक अनस्टेबिलिटी थी। तो मार्च 20 के बाद मई 20 में एग्जाम होने थे जो कि पोस्टपोन कर दिए थे इंस्टीट्यूट ने। फिर मई 20 के बाद एग्जाम हुए, नवंबर 20 के लिए शेड्यूल हुए, सॉरी जुलाई 20 के लिए, वो भी अगेन पोस्टपोन हुए। जुलाई 20 से शेड्यूल हुए नवंबर नवंबर 20 के फर्स्ट नवंबर से, इट्स अगेन पोस्टपोन।
फिर रीशेड्यूल हुए 21 नवंबर से, जो कि एग्जाम हुए थे। और उस एग्जाम में मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी को क्वालिफाई किया था। ड्यूरिंग दिस जर्नी कई सारे लोग मिले, कई सारे लोगों से सीखने को मिला। वैसे मैं अपनी तरफ से जानता कुछ नहीं था, सीखा बहुत कुछ था। तो इस जर्नी में सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया था वो सीए बीएम बियानी जी, जो कि राइट नाउ अभी जज है, आईटीएटी के जज है। गुजरात बेंच में आईटीएटी में जज है। तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिला था। वो हमारे सीए फाइनल में फैकल्टी थे, डायरेक्ट टैक्स के फैकल्टी थे। तो वहां से उनसे सीखने को क्या मिला वो बताता हूँ मैं आपको। एक तो पढ़ा कैसे जाता है, ये मैंने उनसे सीखा था। दूसरा, पढ़ाई को एज ए पैशन कैसे लिया जाता है, ये भी बात मैंने उन्हीं से सीखी थी कि पढ़ाई को एज ए पैशन कैसे अडॉप्ट किया जाता है। तब वहां से मेरे को इनकम टैक्स पढ़ने का इंस्पिरेशन मिला था कि इनकम टैक्स को अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और फिर मैंने उनसे एक इंस्पिरेशन लेके इनकम टैक्स को अच्छे से प्रिपेयर भी किया। और उसके बाद एक केस फाउंडेशन नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मैंने फाउंड किया। तो उसमें मैं खुद इनकम टैक्स पढ़ाता था, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाता था। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, उस टाइम से ही मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने। तो अभी भी केस फाउंडेशन चल रहा है और उसमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो मेजर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरा सीएबीएम यानी जी थे, जहाँ से मैंने पढ़ना कैसे है ये सीखा था और पढ़ाना कैसे है ये भी समाउ उन्हीं से सीखा था। तो मेरी जो जर्नी का इंक्रक्स अगर मैं बताऊं तो सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाले पर्सन वही थे, सीएबीएम यानी जी। जब कोविड-19 पैंडेमिक का दौर स्टार्ट हुआ था वे बैक मार्च 20, तब मैं सीए फाइनल के लिए प्रिपेयर कर रहा था। और एक टाइम होता है, एग्जैक्टली अगर डेट बताऊं तो 20 मार्च 2020। उस टाइम मैं पढ़ाई कर रहा था और सुनने में ये आया था कि 22 आई थिंक 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन होगा। मैंने 20 मार्च को ही जोधपुर से घर पे होम टाउन पे शिफ्ट कर लिया था अपने आप को। फिर एक वो लॉकडाउन वाला सेशन चला। अब वो जो सेशन था मेरे लिए नहीं, इवन इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के लिए बड़ा स्ट्रगलफुल रहा था। उसमें जो बंदा पढ़ाई कर रहा था, जो बंदा बिजनेस या सर्विस जो भी कुछ कर रहा था, सब इम्पैक्ट हुए थे। कोई बहुत ज्यादा मेंटली इम्पैक्ट हुए थे और फाइनेंशियली और अदर लॉसेस तो उसमें वही थे। उसमें सबसे ज्यादा मेंटली इम्पैक्ट होने वाला ग्रुप स्टूडेंट ग्रुप था, जिसमें से मैं भी वन ऑफ देम था। तो फर्स्ट टाइम ये पूरा पेंडेमिक न्यू था सबके लिए, था कि वेरी फर्स्ट टाइम था सबके लिए। तो सब इसके लिए न्यू थे। तो मैं भी उसी टाइम एक बड़े मेंटल प्रेशर से निकल रहा था कि यार अनसर्टेनिटी है कि होगा क्या। और जहां पर मैं मार्च 20 में सीए फाइनल के लिए रिगरस तरीके से मैं प्रिपरेशन कर रहा था। और मेरा ये था कि टारगेट ये था कि मई 20 में एग्जाम होंगे एंड आई विल क्लियर इन मई 20, और मैं जुलाई 20 में सीए बन जाऊंगा, जो कि एग्जाम नहीं हुए ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो वहां जब ये एग्जाम नहीं हुए तो एक प्रेशर बन रहा था, मेंटल प्रेशर बन रहा था कि यार एग्जाम नहीं हुए, अपने को इतना ही टाइम था और इससे टाइम, लैक ऑफ टाइम का एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था। फिर एग्जाम रीशेड्यूल हुए जुलाई 20 के लिए। तो अगेन ये था कि चलो अब जुलाई 20 में एग्जाम हो जाएंगे, तो वही प्रिपरेशन चल रही थी। एक तो कोविड का प्रेशर और एक प्रिपरेशन का प्रेशर, दोनों एक साइमल्टेनियसली चल रहे थे। तो फिर जुलाई 20 के एग्जाम के लिए मैं वापस जोधपुर गया। तो 2-4 दिन के बाद इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आ गया कि एग्जाम विल बी हेल्ड इन नवंबर 2020। इट मींस जुलाई 2020 के एग्जामिनेशन आपके कैंसिल कर दिए गए। तो फिर मैं, सबसे बड़ा ब्रेक मेरे को वही लगा था कि यार अपने एग्जाम नहीं हुए और एग्जाम अब 6 महीने लेट होंगे, मीन्स अपन 6 महीने लेट सीए बनेंगे। और अगर 6 महीने लेट सीए बनने की कॉस्ट होती है 6 लाख रुपए, तो एज सिंपल एज दैट कि 6 लाख रुपए लूज हो गए। तो पहले से ही लेट थे कि मई में एग्जाम होने थे, मई से जुलाई में होने थे, जुलाई में नहीं हुआ, नवंबर में होंगे। और नवंबर का भी सब र्यूमर चल रही थी कि कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो अगेन नवंबर में मैं प्रिपरेशन कर ही रहा था नवंबर की। तो नवंबर के लिए वापस जोधपुर गया एग्जाम देने के लिए। तो वहां पे किसी ने सीए इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में एक रिट लगा दी थी कि एग्जाम नहीं होना है। इंस्टीट्यूट हार्डशिप कर रही है बच्चों के साथ में कि एग्जाम
करवाने के हार्डशिप कर रही है, और वो एक लंबा प्रोसेस चला था जिसमें एग्जाम की कंप्लीट अनसर्टेनिटी थी कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। आफ्टर दैट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का डिसीजन आया था कि फाइनली एग्जाम करवाने हैं, और हाई कोर्ट या रेस्पेक्टिव सुप्रीम कोर्ट, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या कौन से कोर्ट से डिसीजन आया था, बट जो भी है कोर्ट से डिसीजन आया था कि एग्जाम होंगे, बट 1 नवंबर से नहीं होंगे, 21 नवंबर से होंगे। तो फाइनली एग्जाम 21 नवंबर से स्टार्ट हुए, और रिजल्ट आया 1 February 2021 को, व्हेन आई बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। और फिर जो दौर स्टार्ट हुआ कि मैंने सर्विस ज्वाइन की, आफ्टर दैट आई ज्वाइन हैदराबाद, एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंसल्टेंसी फॉर्म है, वहां पे मैंने एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट काम किया था। तो जो कोविड का दौर था, मार्च 20 में स्टार्ट हुआ था, वैसे कोविड ने मेरे को दिया है, बहुत कुछ दिया है। इनफैक्ट अगर बात करूं तो मैंने कि मेरे को एक अच्छा खासा टाइम मिला था पढ़ने के लिए, और उस टाइम की वजह से मैं इजीली सीए बन गया। ये कोविड की देन है। तो अपने को कोविड के जो टाइम निकला था मार्च 20 से, वैसा हार्डफुल था, इजी टाइम नहीं था, फिर भी अपने को पॉजिटिव रिजल्ट मिले। अगर मैं बात करूं कि फाइनली सक्सेस के फैक्टर क्या है, सक्सेस के पैरामीटर क्या है, एज फार एज चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स इज कंसर्न, बाकी का मेरे को नहीं पता, क्या पता ऐसा कुछ होता होगा, नहीं होता होगा, मेरे को नहीं पता। पर ये जो पैरामीटर है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी एजुकेशन के लिए परफेक्ट है, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन को बहुत इन डेप्थ में जानता हूँ। फर्स्ट, आपका लेवल ऑफ मेंटल स्टेटस डजंट मैटर एट ऑल। आप किस दिमाग से बिलोंग करते हैं, आपके अंदर कितनी इंटेलिजेंस है, डजंट मैटर एट ऑल। आप में दो फैक्टर होने चाहिए, परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी। दोनों का सबसे बड़ा मेजर रोल है। अगर आप में इनमें से दो फैक्टर में से किसी एक की भी कमी है, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि 101% आप ये नहीं बनेंगे। भले ही कितने ही इंटेलिजेंस, मैंने इस जर्नी में देखा है, जो सुपीरियर इंटेलिजेंस है, जो एक्सीलेंट मार्क करते थे इंटेलिजेंस के फील्ड में, वो बंदे सीए नहीं बने। और मैं एक एवरेज बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, जो बंदा इजीली चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। तो इसका जस्ट एक ही रीजन है, परसिवरेंस एंड कंसिस्टेंसी। तो अगर आप परसिवरेंस को मेंटेन करते हो, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हो, तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हासिल नहीं किया जा सकता। बस आपको पैशंस बनाए रखना है, इन दो चीजों को फॉलो करते रहना है, डेफिनेटली सक्सेस आपके कदमों में होगी। अगर मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपने किसी प्रीवियस टाइम में जाके चीजों को बदल सकते हैं, प्रीवियस टाइम में आप जा सकते हैं, उन चीजों को वापस रिक्रिएट कर सकते हैं, अगर ऐसी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो पर्सनली मैं ये कहूंगा कि मैं कुछ भी चीजों को बदलना नहीं चाहूंगा। इसका रीजन है एज सिंपल एज दैट। रीजन इसका ये है कि मैं ये मानता हूँ कि आज जो भी चीज मैंने हासिल की है, जो भी चीज मैंने अचीव किया है, या जिस पॉइंट पे भी मैं आज स्टैंड करता हूँ, वो सारा कुछ गलतियों का क्रेडिट है। मैं सब चीजें गलतियों से आज तक, ये जो चीजें आज है मेरे पास, वो सब गलतियों का रिजल्ट है। अगर गलतियां नहीं की होती तो शायद इस जगह नहीं बैठा होता। रीजन, अगर आप जब गलतियां करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो आप बेटर लर्न करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है बाय मिस्टेक। अगर मिस्टेक होती है तो आप लर्न करते हैं, कुछ नया लर्न करते हैं। अगर मिस्टेक नहीं होती है तो शायद आप इतना लर्न नहीं कर पाओगे। तो दूसरी चीज ये होता है कि एक बंदे के पास अगर टाइम मशीन हो और पीछे जाने का मौका हो कि आप पीछे जाके चीजों को बदल सकते हो, तो वो दो ही सिचुएशन में चीजों को बदलना चाहेगा। पहला, कि वो अपनी करंट पोजीशन से खुश नहीं है। दूसरा, उसने पास्ट में ऐसा कुछ किया है जिसको वो आज रिग्रेट करता है। इन दो ही चीजों के लिए वो कुछ बदलना चाहेगा कि अगर वो चीज अगर नहीं की होती तो शायद आज कुछ अच्छा हो गया होता। तो पहली दो चीज मैं बता देता हूँ कि ना तो मैं अपनी करंट पोजीशन से दुखी हूँ, मैं अपनी करंट पोजीशन से बहुत खुश हूँ, जहां पे हूँ, जैसा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ। दूसरा, मैं अपनी पास्ट में की गलतियों से रिग्रेट नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है कि जो मैंने गलतियां की है उनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। अगर शायद वो गलतियां नहीं की होती तो यहाँ आज नहीं होता। तो मेरे को अगर टाइम मशीन मिले तो भी मैं पीछे जाके कुछ भी बदलना नहीं चाहूंगा। इनफैक्ट उन चीजों को वैसे के वैसे रखना चाहूंगा। तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि आज अपन वैसे होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है कि अगर मैं वहां पे ऐसा नहीं करता तो शायद ऐसा हो जाता। क्योंकि अपन ने जो भी किया और अपन आज जो भी है वो अपने लिए बेस्ट है। इससे बेस्ट अपने लिए कुछ भी नहीं हो सकता था। अपन जैसे भी है और अपन जहाँ पे भी आज
वो अपने लिए द बेस्ट पोजीशन है, इससे बेटर कुछ भी नहीं है। तो जाके बदलने वाला, मेरी पर्सनल अगर ओपिनियन है, तो जाके बदलने वाली कोई चीज नहीं है कि अपने को कुछ पीछे जाके कुछ बदलना है। जो चल रहा था वो अच्छा हुआ, और जो आगे होगा बिल्कुल द बेस्ट होगा। दो फैक्टर है, एक तो एजुकेशन है और एक है एक्सपीरियंस। दोनों फैक्टर को अगर मैं देखूं, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। एक्सपीरियंस कहते हैं किसे हैं? एक्सपीरियंस कहते हैं कि चीजों को अपन इंटरप्रेट कैसे करते हैं। एक्सपीरियंस इज नथिंग बट आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशंस, आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंसिडेंसेस। जो भी अपने साथ में इंसिडेंसेस हुए हैं, उनका अपन क्या इंटरप्रिटेशन, अपने अंदर क्या उनकी थियोरी कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस होता है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि एजुकेशन और एक्सपीरियंस में क्या इंटरलिंक है। तो दोनों इंटरलिंक्ड है। मैं किसी को भी द बेस्ट और किसी को भी वर्स्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, या इसके बिना काम चल जाएगा। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर आवर लाइफ। अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, तो आप चीजों के करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल पाओगे। और एक्सपीरियंस इज नथिंग बट इंटरप्रिटेशन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, आपके इंटरप्रिटेशन है। अगर आपके पास अच्छी शिक्षा है, तो आप चीजों के अच्छे मतलब निकाल पाओगे। अगर आपके पास शिक्षा का लेवल अच्छा नहीं है, तो शायद आप चीजों का उतने अच्छे से मतलब नहीं निकाल पाओगे। मैं शिक्षा का मतलब यहाँ पे वो नहीं कि जो डिग्री की शिक्षा होती है, कि आपने सीए किया है तो आपके पास अच्छी शिक्षा है, आपने यूपीएससी पास किया है तो आपके पास अच्छी शिक्षा है, या फिर आपने कोई अदर एग्जामिनेशन पास कर रखी है तो ही आपके पास अच्छी शिक्षा है। इसका मतलब ये नहीं है। अगर आपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, शिक्षा का मतलब सीखना होता है, ना कि किसी डिग्री से कोई मतलब है। अगर आपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, तो आपके अनुभव अच्छे होंगे, डेफिनेटली आप चीजों से अच्छे इंटरप्रिटेशन निकाल पाओगे। तो एज फार एज एक्सपीरियंस और एजुकेशन इज कंसर्न, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर आवर लाइफ। किसी एक को कम या किसी एक को ज्यादा अपन कह नहीं सकते। बोथ आर इंटरलिंक्ड टू कंपोनेंट। एजुकेशन अगर अच्छी है तो एक्सपीरियंसेस आपके लिए बहुत मैटर करेंगे। अगर आपके पास एजुकेशन, आपने जीवन में कुछ नहीं सीखा, तो आप चीजों से कोई भी अनुभव ले ही नहीं पाएंगे, और आपके लिए वो जीवन की घटनाएं कोई एक्सपीरियंस पैदा ही नहीं करेगी। और अगर आपने बहुत कुछ सीखा है, तो आपको हर एक छोटी से छोटी चीज से अनुभव मिलते रहेंगे। तो एक्सपीरियंस और एजुकेशन बोथ आर इंटरलिंक्ड। तो किसी को भी सुपीरियर और किसी को भी इंफीरियर यहाँ पे मैं कह नहीं सकता। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स फॉर आवर लाइफ। अगर कोई बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, तो सिंपली मैं यही कहूंगा, पहली बात तो मार्केट में रूमर है कि सीए मत करना, बहुत टफ है, बनते ही नहीं है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स अगर आपको आती है तो ही आप सीए बन पाओगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं इतना इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ, मैं इतना मैथमेटिशियन भी नहीं हूँ। एक नॉर्मल जो बंदा होता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है, वैसा एक स्टूडेंट था और सीए बन गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंटेलिजेंसी आपकी एक प्री रिक्विजिट है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। सीए बनने के लिए दो फैक्टर, एज आई ऑलरेडी डिस्कस, कि सीए बनने के लिए दो फैक्टर, या किसी भी सफलता को लेने के लिए दो फैक्टर आपके पास होने जरूरी है, परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी। आपको बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कोई चीज सफलता आपको एक ही बार में मिल जाए। जरूरी नहीं है आपने एक बार में ट्राई किया और सब कुछ एक बार में ही हो जाए। तो ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपने ट्राई किया और हो जाएगा। तो अगर आप में परसिवरेंस है, अगर आप में कंसिस्टेंसी है, तो डेफिनेटली आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। अगर आपको सोचना है कि मैं सीए करूं या नहीं करूं, तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है। आपको ये देख लेना है कि मैं कितनी भी बार फेल हो जाऊं, डेडिकेशन वही रखूंगा कि सीए बनना है। और पढ़ाई को पढ़ाई के हिसाब से कि भाई हाँ एग्जाम आ गया तो 2 घंटे पढ़ लेंगे, इस हिसाब से नहीं करूंगा। इनफैक्ट जब से पढ़ाई शुरू की है, सीए बनने तक पढ़ाई वैसी ही चलती रहेगी। एग्जाम और इसका कोई रोल नहीं रहेगा। जब तक सीए नहीं बनेंगे तब तक एजुकेशन वैसे ही चलती रहेगी। तो अगर आप इन दो फैक्टर को फुलफिल करते हो, तो आप सीए बन सकते हो, इजीली सीए बन सकते हो। इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं लगानी। तो कोई बंदा अगर सीए करना चाहता है, तो वो अपने आप में झांक के दो चीजें देख ले कि मेरे अंदर परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी कितने परसेंटेज है। अगर हाई परसेंटेज ऑफ परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी है,
तो वो बंदा डेफिनेटली सीए बन सकता है। इसमें इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं है। अगर आप परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हो तो इंटेलिजेंस ही तो उसका बाई प्रोडक्ट है, अपने आप बन जाएगी। एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा। मैंने अपनी पूरी जर्नी इस एक लाइन के भरोसे निकाली है। मैंने अपने पूरे जीवन के स्ट्रगल्स इस एक लाइन को माइंड में रख के निकाले हैं। एक लाइन है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। क्या पता आपको उतनी डेप्थ से समझ आएगी या नहीं आएगी, पर मेरे को वो बहुत ज्यादा डेप्थ में बैठी हुई है। तो लाइन ये है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरी इस जर्नी से कुछ सीखा है तो बिल्कुल इसको इम्प्लीमेंट करिएगा, तभी इस सीखने का कुछ मतलब रहेगा। अन्यथा ये सीखना ये सुनने के बराबर हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे बनवारी पारिक की जिंदगी की कहानी, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज रोजाना सुनने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वर्क मॉब आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका अपने विचारों को व्यक्त करने का, अनुभवों को साझा करने का और जिंदगी की कहानी देशवासियों तक पहुंचाने का। तो आप भी जुड़िए इस मुहिम में हमारे साथ और अपनी कहानी से दीजिए सभी को एक नई प्रेरणा। लेट्स इंस्पायर टुगेदर, वी कैन, इंडिया कैन। जी हाँ दोस्तों, आपकी कहानी में भी ताकत है दुनिया बदलने की, लोगों की सोच आगे बढ़ाने की। तो आइए और जल्दी से सुनाइए अपनी कहानी और ले आइए सभी के जीवन में आशा की एक नई किरण। कीजिए सभी को इंस्पायर। फिलहाल वक्त तो चला है आप सभी से इजाज़त लेने का, लेकिन बहुत जल्द फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और लेते रहिए हर नई कहानी से एक नई प्रेरणा रोजाना। नमस्कार।